हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन द मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए बेहतरीन सेशन लगातार चल रहा है जहां पर हम लोग 3 पुस्तक एक साथ कवर कर रहे हैं और तीनों का निचोड़ आपको हम करा रहे हैं और बेहद व्यापक और विस्तृत तरीके से। कैसे आप देखेंगे कि ये जो न्यू बहुत ही बेहतरीन पुस्तक ये आया है एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो इतिहास को कवर करता है 6 to 12 में। और इतिहास को कवर करने के दौरान जब आप आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री में आप टॉपिक नंबर आज 2 कवर करेंगे। हम लोगों ने टॉपिक नंबर 1 को 2 दिन में कवर किया, आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज टॉपिक 2 है और डे 1 है और प्रयास करेंगे कि आज एक ही क्लास में इसे खत्म करें, अदरवाइज ये डे 2 हो जाएगा। चलिए, आज का टॉपिक हमारा है ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल, यानी बंगाल के नवाब किस तरह से कार्यरत थे और किस तरह उनका प्रभाव था, और उसके साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान कौन कौन सी घटनाएं हुई, कौन कौन से युद्ध हुए इत्यादि सभी पर व्याख्या करेंगे। और ये 3 पुस्तक जहां पर आप घटना चक्र को भी इसमें देखेंगे, एनसीईआरटी का शुद्ध ये जो है शशि शरण सर का, जो कि बिहार में सबसे व्यापक तरीके से शिक्षक भर्ती के लिए जाने जाते हैं, और ये जीएस पॉइंटर बायलिंगुअल जो मेरे द्वारा लिखा गया है, इस तीनों पुस्तक का समावेशन आज के क्लास में नहीं, इस सीरीज में ही आपको मिलता है, जहां पर आपको ट्रिक भी मिलेगा ऐसा जो दिमाग में छप जाएगा। चलिए, तो टॉपिक हमारा है टॉपिक नंबर 2 क्या है, तो याद रखना है ईस्ट इंडिया की कंपनी और बंगाल के नवाब। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, आप तैयार हो जाइए कि आप किस तरह से इस सीरीज को देखते हैं। बेहतरीन तरीके से आपका क्लास लिया जा रहा है तो आप इसका जवाब देंगे। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी सूबेदार आपसे पूछा गया है। बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार ब्रैकेट में दिया हुआ है। इस दोनों कॉन्सेप्ट को भी समझ लेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम बता पाएंगे। सबसे पहले तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी सूबेदार कौन था। सबसे पहले तो यह जानना है कि मुगल साम्राज्य में सूबेदार पद होता था जिसे गवर्नर के समकक्ष देखा जाता था। तो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर यानी इसके बाद ये पद समाप्त हो जाता है, तो कौन था, तो आप सभी को ध्यान में रखना है। क्या होगा आपका सही जवाब, क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। क्या वो अली वर्दी खान थे, क्या वो सिराजुद्दौला थे, या फिर वो मीर जाफर थे? क्या होगा इसका सही जवाब? जवाब कमेंट में जल्दी जल्दी आना चाहिए। तो ध्यान में रखना है, आपका यहां आंसर होता है नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज आपका सही जवाब हो जाएगा। ना ही आपका अली वर्दी खान, ना ही सिराजुद्दौला और ना ही मीर जाफर। मीर जाफर नहीं बल्कि मीर कासिम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या याद रखना है, मुर्शीद कुली खान होगा, मीर कासिम और मीर जाफर नहीं, बल्कि आपका सही आंसर यहां पर है नन ऑफ दीज, मुर्शीद कुली खान। ध्यान में रखना है, मुगल सम्राट फर्रुखसियार द्वारा नियुक्त बंगाल का पहला स्वतंत्र नवाब बोलिए या फिर अंतिम सूबेदार बोलिए, सिंपल सी बात है। इसमें हम लोग 2 प्रश्न को समझ पा रहे हैं। क्या, तो याद रखना है इसका आंसर होगा मुर्शीद कुली खान, यानी नन ऑफ दीज आपका आंसर है। और उस समय ये जो मुगल सम्राट की बात कही गई है, ये मुगल सम्राट कौन थे, तो फर्रुखसियार थे बिल्कुल। और उन्होंने बंगाल का, याद रखना है, स्वतंत्र नवाब कहिए, अंतिम सूबेदार कहिए, या फिर सिंपल वर्ड अंग्रेजी में आप उसे अंतिम गवर्नर कहिए, याद रखना है। और ये अंतिम गवर्नर था, अंतिम सूबेदार था। क्यों अंतिम था, क्योंकि इसके बाद याद रखना है ये सभी वंशानुगत हो गया, यानी वंश परंपरा को यहां पर फिर लीड करता है, आगे बढ़ाता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ 3 तरह से
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आंख बंद करिएगा। क्या? तो अंतिम सूबेदार। दूसरा क्या? अंतिम गवर्नर। तीसरा क्या? स्वतंत्र नवाब। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखना है और तीनों का जवाब आपका क्या हो जाएगा? मुर्शिद कुली खान हो जाएगा। और उस समय मुगल सम्राट कौन हुआ करते थे? तो आपको ये भी बातें ध्यान में रखना है। फर्रुखसियार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल, तो आपका ये क्लियर हो गया। देखिए यहां पर कुछ जानकारी आपको यहां पर मिलता है। अलीवर्दी खान का नाम यहां पर आपको ऑप्शन में मिला है, ठीक है। सिराजुद्दौला, मीर जाफर, इन सभी के बारे में भी हमारे बुक में आपको एक साथ मिल जाता है। अलीवर्दी खान बंगाल के नवाब बने कब? तो 1740 ईस्वी में। शासनकाल इसका 40 में बनकर 56 तक चला। फिर सिराजुद्दौला नवाब बने कब? तो इसी 56 के बाद बने। 1756 ईस्वी में ये नवाब बनते हैं। इनका शासनकाल 2 ही वर्ष का है, 56 और 57। यानी आपको ध्यान में रखना है कि क्या आपका जो सही जवाब था वो क्या था, आप जान गए। इस दोनों का भी यहां पर जान गए। सिराजुद्दौला अलीवर्दी खान के नाती थे, ये रिलेशन भी आपको ध्यान में रखना है और इसी से वंश परंपरा आगे बढ़ती है। अलीवर्दी खान की बेटी अमीना बेगम, और अमीना बेगम का पुत्र हुआ था सिराजुद्दौला। मीर जाफर का जो नाम हमने लिया है ना, मीर जाफर और मीर कासिम, दो नाम आपको कंफ्यूज करता है। मीर जाफर अंग्रेजों द्वारा स्थापित एक कठपुतली नवाब थे। कठपुतली नवाब मतलब कहने का नवाब, बाकी सारा इशारा अंग्रेजों का फॉलो करता था, इसीलिए ये बातें ध्यान रखना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब आपको ध्यान से समझना है, घटनाक्रम को अच्छे तरीके से समझना है। क्या वह युद्ध कौन सा था जिसमें भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व यानी वर्चस्व की शुरुआत होती है? आप सभी को पता है क्या कि ब्रिटिश यानी अंग्रेज की भारत में आना और उसके बाद उसका प्रभुत्व यानी अपनी वर्चस्व को वो कायम कर पाता है, और वो लड़ाई आप सभी जानते हैं क्या? तो वो हो जाएगा प्लासी की लड़ाई। ट्रिक यहां पर है कि ब्रिटिशर्स आते हैं और पलास से कसकर सब कुछ टाइट कर देते हैं, यानी अपना आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। ये बातें ध्यान में रखना है। यानी बैटल ऑफ प्लासी बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। बैटल ऑफ प्लासी कब होता है? तो सभी जानते हैं 1757। क्या? 1757। याद रखना है 1857, इससे पहले आपको 1757 अंग्रेज की प्रभुत्व का वो वर्ष जहां पर प्लासी के युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजी साम्राज्य शक्तिशाली हो जाता है। ये बातें ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में होता है, यानी 1764 ईस्वी 57 के बाद बक्सर का युद्ध याद रखना है। इस प्रभुत्व को अस्थायी बनाया, यानी आपको ध्यान में रखना है कि यह वर्चस्व कायम हो जाता है प्लासी की लड़ाई में, और उसे और भी प्रभुत्व को स्थापित करता है। प्लासी की लड़ाई में भारत का ब्रिटिश प्रभुत्व वर्चस्व की शुरुआत होती है, और यही यहां पर पूछा गया है शुरुआत, इसीलिए प्लासी की लड़ाई आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए अभी जो कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं आपको, उसी पर आधारित क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। देखिए सिराजुद्दौला किसके द्वारा और किस युद्ध में पराजित हुआ, बताना है आप सभी को। सिराजुद्दौला का नाम आप सुने हैं, तो वह कौन सा युद्ध जिसमें वो हार जाते हैं, और वो युद्ध का नाम क्या था, किससे के द्वारा वो युद्ध करता है और वो हार जाते हैं या जीतते हैं, तो ये पूछा गया है। तो ध्यान रखना है, वो आंसर होगा क्या? ए नंबर आपका रॉबर्ट क्लाइव। क्या याद रखना है सिराजुद्दौला के लिए? क्या याद रखना है? सिराजू में देखिए सी से सिराजू और रो से रॉबर्ट, सिराजू में ही रॉबर्ट छिपा हुआ है, सिराजू आपको याद हो जाएगा। याद रखना आप सभी को यह पता है कि सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज थे। प्लासी का युद्ध
1757 ईस्वी का वो युद्ध आप सभी जानते हैं। ठीक है, ए नंबर इसका आंसर सही हो गया। कुछ व्याख्या भी देख लीजिए। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव जो कि 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब हुआ करते थे सिराजुद्दौला को उन्होंने हराया, मुख्यतः मीर जाफर के विश्वासघात के कारण, यानी विश्वासघात के कारण। मीर जाफर का नाम आपको समझ में आ गया कि इसके ही विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला हार जाते हैं, अंग्रेजों की जीत होती है और अंग्रेजों में उस समय लॉर्ड क्लाइव का नाम आपको रॉबर्ट क्लाइव यानी लॉर्ड क्लाइव आपको ध्यान में रखना है। अगर हम लोग बात करें और ऑप्शन की तो वारेन हेस्टिंग की बात याद रखना है। सबसे पहले तो वारेन हेस्टिंग बंगाल काउंसिल के सदस्य थे और 1764 ईस्वी में उन्होंने बंगाल के गवर्नर के रूप में 1772 ईस्वी में उन्होंने पद संभालता है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है तो डुप्ले फ्रांसीसी उस समय हुआ करते थे, डुप्ले फ्रांसीसी। और प्रथम गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में आपको याद रखना है वारेन हेस्टिंग का नाम। तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक की बात करेंगे तो अब आपको याद हो गया क्या? तो जैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की बात होगा तो रॉबर्ट क्लाइव का ही नाम याद रहेगा। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए वारेन हेस्टिंग का शासनकाल, देखिए जब शासनकाल आप याद रखेंगे ना तो आसानी से हर चीज याद हो जाएगा। 1773 ईस्वी से 1785 ईस्वी के बीच हेस्टिंग और कार्नवालिस की ध्यान रखना है बात 1786 से 1793। प्रशासनिक ढांचा को विकसित करने में इनका दोनों का योगदान है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या? तो वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कार्नवालिस दोनों का नाम किसके लिए फेमस है? तो प्रशासनिक व्यवस्था को लागू करने के लिए। उसी तरह से आपको डलहौजी का नाम भी याद होगा, विस्तार की नीति जिसको डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स डलहौजी का नाम याद रखना है। और उसका शासनकाल था 1848 से लेकर 56 तक। बिल्कुल, तो यहां पर ऑप्शन को भी हम लोग कवर कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक, देखिए कितना अच्छा यहां पर उपाधि दी गई है, स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक हेवन बॉर्न जनरल कहा जाता है। बस सिंपल सी बात है, सोचने की बात है। चूंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को हराना और अंग्रेजी अर्थव्यवस्था नहीं, अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना, इसीलिए उन्हें अंग्रेजों के द्वारा ये उपाधि दी जाती है। यानी यहां पर भी रॉबर्ट क्लाइव का ही नाम बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके कारण इसे ये उपाधि मिलती है? तो प्लासी की लड़ाई में विजय के कारण। प्लासी की लड़ाई की विजय के कारण कब हुआ था? तो 1757 ईस्वी में। बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध क्षेत्र जो आप जानते हैं प्लासी की लड़ाई, वो आधुनिक भारत में कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइएगा वो कहां पर स्थित है। तो सभी जानते हैं कि प्लासी जो है ना वो अभी पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्लासी का मैदान जहां हुगली नदी के तट पर यह बसा हुआ मैदान कोलकाता से लगभग 150 किलोमीटर उत्तर की ओर वर्तमान में पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में स्थित है। यह जानकारी आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? जल्दी से इसका कमेंट में जवाब देंगे और हम जानते हैं कि आप इसका सही जवाब दे सकते हैं और आपका आंसर ए होगा और ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए, यहां पर बीसी लिखा हुआ है,
आपका डी नंबर यहाँ पर आंसर होगा। नन ऑफ दिस इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर यहाँ पर बीसी नहीं होता तब आपका ए नंबर होता, एडी होना चाहिए। तो एग्जाम में आप ध्यान में रखिएगा, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 23 जून 1797 और ये एडी था, यानी बिफोर क्राइस्ट नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, बीसी के कारण ए नंबर आंसर नहीं हुआ। ध्यान में रखना है कि 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध याद हो गया होगा। पानीपत के कुल 3 युद्ध हुए हैं, ईस्वी याद रखिए, पूछा जाता है 1526, 1556 और 1761। अगर हम लोग कर्नाटक युद्ध की वर्ष की बात करें तो 1748 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए। बंगाल का वह नवाब कौन था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बिहार से संबंधित है और ये मुंगेर बिहार में आप जानते हैं कि भागलपुर से कुछ ही दूर पर है। तो बंगाल का वह नवाब कौन था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया? तो बिल्कुल वही था, मीर कासिम। याद रखना, मीर जाफर नहीं बल्कि मीर कासिम। कोसे कासिम और कोसे कैपिटल का हस्तांतरण याद हो जाएगा। कोसे कैपिटल का हस्तांतरण यानी स्थानांतरण और कासिम यानी मीर कासिम, नॉट जाफर। जाफर नहीं बल्कि मीर कासिम आपका सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर लिया क्या? अपना राजधानी। बिल्कुल आपका सही जवाब। बंगाल का नवाब हुआ करता था मीर कासिम। बोलिए, कोई दिक्कत है? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेज के भारत में प्रभुत्व की वास्तविक रूप से स्थापित होता है वह कौन सा था? अब जल्दी से बता दीजिए। देखिए, 2 क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाएगा, एक तो पलासी की लड़ाई और एक बक्सर की लड़ाई। दोनों को आप नोट पहले कर लीजिए, कॉपी पेन उठाइए और देखिए 2 तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और अभी भी जो जवाब आ रहा है ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है, हम जान पा रहे हैं, क्योंकि यहां देखिए पलासी की लड़ाई में प्रभुत्व को वास्तव में स्थापित किया, जबकि पलासी की लड़ाई में शुरुआत होती है मजेदार तरीके से और उसका प्रभुत्व वास्तव में स्थापित जो होता है ना, प्रभुत्व स्थापित करना मतलब स्थापना शुरुआत हो गया, अब इसका दबदबा हो गया। तो यहां पर कह रहा है शुरुआत नहीं पूछा है, इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें शुरुआत पूछा गया था। जब शुरुआत पूछे तब पलासी लगाइयो, लेकिन यहां पर कहा है कि अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेज भारत में प्रभुत्व को वास्तव में स्थापित करता है, और वह क्या हो जाएगा आंसर? तो वो हो जाएगा बक्सर की लड़ाई। दोनों में कंफ्यूजन है, सभी का गलत जवाब आ रहा है। फिर से समझिए, बक्सर की लड़ाई और पलासी की लड़ाई। पलासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी शासन की स्थापना और उसकी प्रभुत्व का शुरुआत होगा, ठीक है। लेकिन जब फिर से लड़ा गया बक्सर की लड़ाई, तो ध्यान में रखना है कि बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का वर्चस्व इतना बढ़ा कि लोग डरने लगे, है ना, और फिर उनका बोलबाला हो गया। तो वहां यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अधिक निर्णायक, पहले तो ये टर्म से आप जान जाएंगे, और प्रभुत्व को वास्तव में, ये पद भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो बक्सर की लड़ाई आपका बी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कन्विंस है तो इस बात को मानिए। हमारा एक्सप्लेनेशन कहता है कि पलासी ने प्रभाव स्थापित किया था, लेकिन बक्सर ने वैधानिक और वित्तीय नियंत्रण दिया। ये दोनों बातें अंतर है ना। शुरुआती दौर में आए, आप रह तो गए, हो सकता था कि आप उजड़ भी जाते, किसी के लड़ाई में कोई और लड़ाई होता और आपको फिर से उखाड़ कर फेंक दिया जाता, लेकिन नहीं, जब ये बक्सर की लड़ाई हुई तो और बॉस बन गया और भी उनका साम्राज्य मजबूत हुआ। किस तरह से? तो एक वैधानिक, उन्होंने अपना एक नया कानून नियम बनाया और उसके साथ ही वित्तीय नियंत्रण भी, बहुत सारी लगान ये वो लाकर
उन्होंने अपने साम्राज्य को और भी मजबूत किया। इसीलिए बक्सर की लड़ाई आपको ध्यान में रखना है कि प्रभावी ढंग से अपने आप को प्रभुत्व में लाता है। अगर आप वांडीवास के ये जो ऑप्शन देख रहे हैं और असाये का युद्ध देख रहे हैं, ये वांडीवास और असाये क्रमशः फ्रांसीसियों का वांडीवास था और असाये मराठों के विरुद्ध लड़ा गया युद्ध था। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो समझ में आ गया। 1757 पलासी की लड़ाई और 1764 7 साल बाद क्या, तो बक्सर की लड़ाई। ध्यान में रखना है, बक्सर का जब युद्ध हुआ उस समय दिल्ली में किसका शासन था, बता दीजिए। बहुत ही अति सुंदर प्रश्न आपके सामने से गुजर रहा है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन हुआ करता था, यह आपको बताना है कमेंट में जल्दी से। आप विश्लेषण नहीं देखेंगे कि चूंकि ये बुक का हिस्सा है और पढ़ाने में हमें आसानी हो इसीलिए हम नीचे देते हैं। आप नीचे देखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, शाह आलम द्वितीय। क्या याद रखना है, शाह आलम द्वितीय आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक पूछा गया है। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय 1759 से लेकर 1806 तक स्वयं बक्सर के युद्ध में मीर कासिम और सिजाउद्दौला के साथ लड़े और पराजित हो गए। ठीक है ना, याद रखना है। ये नाम आपको बहादुर शाह जफर के बारे में जान लीजिए। ये तो 1857 के विद्रोह के समय शासन काल में ये थे। फर्रुखसियार भी देख लीजिए 1713 से 19 तक। और औरंगजेब का शासन काल आप सभी जानते हैं 1658 से 1707 ईस्वी तक। ये सभी अगर आप याद रख पाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज एमसीक्यू से आप अपने आप को खुश रखिए। ये तो रहा एमसीक्यूज का बेहतरीन प्रैक्टिस। लेकिन अब आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमारा जीएस पॉइंटर आप सभी के सामने 100% लाइन बाय लाइन बाइलिंगुअल में रखा हुआ है, जहां आप इसे याद कर सकते हैं सेंटेंस के रूप में। मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार कौन था, रट्टा मारो भाई, मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसमें भारत ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ करेगा तो पलासी की लड़ाई 1757। ठीक है, जब सिजाउद्दौला लॉर्ड क्लाइव से पराजय होता है वो भी पलासी का ही युद्ध था। बिल्कुल ध्यान में रखना है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना की बात होगी तो यही पलासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। वो स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक लॉर्ड क्लाइव को ही कहा गया क्योंकि पलासी की लड़ाई से अंग्रेजी साम्राज्य का यहाँ पर प्रभुत्व स्थापित होता है। याद हो रहा है ना। पलासी का युद्ध का मैदान पश्चिम बंगाल में नादिया जिले में वर्तमान स्थिति लोकेशन आपको पता है। पलासी का युद्ध सभी जानते हैं 1757। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर लिया, मीर कासिम कोसे कैपिटल कोसे कासिम बता चुके हैं। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसमें अंग्रेजों ने भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया वो था बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी। बिल्कुल आपको नोट कर लेना चाहिए। बक्सर की युद्ध के समय में दिल्ली का शासनकाल शाह आलम द्वितीय। अच्छे से याद हो रहा है ना। बोलिए, अब ये अगर हम वन लाइनर भी करा दिए, सबसे पहले हम एमसीक्यूज करा दिए, अब ये वन लाइनर करा दिए, अब बोलिए कोई परेशानी है? जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपको ये हमारा सेशन कैसा लग रहा है और जवाब भी दीजिए। हम पानी पी के आ रहे हैं। ओके, चलिए, कोई कमेंट नहीं ना किए, बहुत अच्छा, धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। बात करते हैं। चलिए, बक्सर की लड़ाई 1764 एकदम आज के सेशन में
हमारे सेशन के बाद आपको पोथा पोथी नहीं बनाना है, याद आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। बक्सर की लड़ाई 57 से 7 जोड़ दीजिए, 57 यानी 1757, और ये 7 को जोड़ दीजिए 1764। बक्सर, यहां पर ये प्रभुत्व इसका वर्चस्व हुआ, यहां पर ये प्रारंभ हुआ, दोनों बातें आपको नोट कर लेना है। जब बक्सर की लड़ाई हुआ तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था, जल्दी से बोलिए। बंगाल का नवाब, देखिए अभी जस्ट क्या क्वेश्चन आया, देखिए जब युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब, ये नहीं कहां था, एक क्वेश्चन अभी जस्ट आया, दिल्ली का नवाब, यहां देखिए कहां आया, कोई क्वेश्चन था ना, एक क्वेश्चन था, हाँ दिल्ली का शासन। जब बक्सर का युद्ध हुआ तो दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय, 2 से दिल्ली 2 से द्वितीय। अब यहां पर पूछा गया जब बक्सर का युद्ध हुआ तो बंगाल का नवाब तो मीर जाफर, क्या याद रखना है, मीर जाफर। दोनों समझ में आ गया ना, क्या पूछ रहे हैं आपसे क्वेश्चन, जब बक्सर की लड़ाई होती है 1764 ईस्वी में तो बंगाल का अगर पूछे तो मीर जाफर, और अगर दिल्ली का पूछे तो शाह आलम द्वितीय, 2 से दिल्ली 2 से द्वितीय, बिल्कुल ध्यान में रखना है। हाँ सुप्रिया जी, बार बार रोज आप गुड नाइट बोलिए, सर थैंक यू गुड नाइट। जाइए चमेली का तेल लगा के और मच्छर वाला रूम में जाके सो जाइए ताकि आपको नींद भी ना आए। हाँ तो चलिए, बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर हुआ करता था, बिल्कुल आपको याद हो गया, अंग्रेजों की कठपुतली ही था मीर जाफर, ध्यान में रखना है। क्या अंग्रेजों का जायफर, आप नाम सुने हैं जायफर, जायफर नाम सुने, गोल गोल होता है ना, तेल में देके तेल लगाते हैं बच्चों को, तो जाफर है ना, उससे बनाइए कठपुतली, याद हो जाएगा आपको। मीर जाफर क्या था, अंग्रेजों की कठपुतली। 1764 ईस्वी में बक्सर की जब लड़ाई के समय में बंगाल के नवाब हुआ करते थे, आप सभी को पता है सिराजुद्दौला का नाम 1757 पलासी में ये मारा गया था। मीर कासिम 1760 से 63 तक नवाब रहा, लेकिन बक्सर से पहले ही उसे हटा दिया गया था। अलीवर्दी खान का नाम भी आप सुन लिए, 1756 ईस्वी में, यानी इससे पहले उनका निधन हो जाता है। ये बातें भी आप याद रख लेंगे तो बहुत ही मजा आ जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी यानी राजस्व का अधिकार किससे प्राप्त हुआ, कई बार ये हम पढ़ा चुके हैं। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी यानी राजस्व का अधिकार किसने प्रदान किया, जल्दी से बता दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, आपको हमने बताया, क्या बताया ध्यान रखिएगा, आपको हमने ये कहानी सुनाया कि बक्सर की लड़ाई, कहानी याद रखिए, बक्सर की लड़ाई कब हुआ, बोलेंगे भुलाए गए मास्टर जी, तो 1764 ईस्वी में। इसमें क्या हुआ, इसमें उनकी प्रशासनिक, ठीक है ना, और वित्तीय ये वित्तीय शक्ति बढ़ती है, और वित्तीय शक्ति में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी यानी राजस्व अधिकार होता है। इस समय आपको बक्सर की लड़ाई में बताए थे कि दिल्ली का शासक हुआ करता था शाह आलम द्वितीय, तो ध्यान में रखना है दीवानी किसको मिल गया, शाह आलम द्वितीय को। तो कहानी जब आप याद रखेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से आप कवर कर पाएंगे। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने 1756 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि, आपको ध्यान रखना के तहत कंपनी को बंगाल के साथ साथ बिहार और उड़ीसा में दीवानी दे दी, यानी आप जाओ और राजस्व को वसूलो। फर्रुखसियार का नाम आप जानते हैं, 1717 में उन्होंने व्यापारिक सियासतें दी, औरंगजेब के काल में वो बहुत ही पहले ही था, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर 1757 के समय में, ये बातें आप ईस्वी के साथ याद रख सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं 1765 में। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया को कंपनी को किसने दे दी, जल्दी से बताइए। बंगाल की दीवानी, इससे पहले था क्या, तो ध्यान रखना है ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ दीवानी पूछा गया,
अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बंगाल की दीवानी, दोनों में अंतर है। अगर सिर्फ दीवानी पूछा जाए तो आपका क्या जवाब हो गया? आपका जवाब हो गया शाह आलम द्वितीय यानी दिल्ली का बात हो गया। अगर बंगाल का यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर बंगाल की दीवानी की बात अगर कर दे तो आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। सही जवाब 12 अगस्त 1765 में कंपनी को दीवानी प्रदान की जाती है और इसका फरमान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया जाता है। ये बिल्कुल आपको सही जवाब मिल गया। किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सम्राट शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है? किस गवर्नर के कार्यकाल में? तो वही क्या हो गया, शुरुआती दौर था रॉबर्ट क्लाइव, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में, जो कि उसका द्वितीय कार्यकाल 1765-66 में था, इसी दौरान इलाहाबाद की संधि होती है और इसी के माध्यम से उसको दीवानी मिल जाता है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस तिथि को दे दिया? तिथि अभी जस्ट हम बताए आपको 12 अगस्त। देखिए हमारा एक्सप्लेनेशन आप पढ़ेंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। अभी जस्ट हम बताए कि 12 अगस्त 1765, ठीक है ना, यही है यहाँ हमारा क्या, तो 12 अगस्त कहाँ भाग गया, हाँ ये 12 अगस्त 1765 यही था हमारा दीवानी देने का तिथि। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया गया? उप दीवान की बात करें तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोहम्मद रेजा खान। क्या था ये उप दीवान थे, नोट कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उप दीवान हुआ करते थे, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, एक ही टर्म आपको बार बार परेशान कर रहा होगा, आप इसे शार्पली फिर से जब देखेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से याद रह जाएगा। 1765 में दीवानी मिलने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? वाह, 1765 ईस्वी, ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद जब इनको दीवानी प्राप्त हुआ बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, तो उन्होंने पर्वतीय जनजाति जिसके संपर्क में आए वो कौन थे? तो खासी समुदाय के लोग। समझ में आ गया होगा। चलिए, कह रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए निम्नलिखित युद्ध का सही क्रम जल्दी से बताइए। देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, पलासी की लड़ाई सही क्रम है। पलासी की लड़ाई 1757। बक्सर की लड़ाई से पहले वांडीवास का युद्ध होता है, तब जाके 1764 में बक्सर की लड़ाई होती है। 5 का आपका सी नंबर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ध्यान में रखिए, यहां पर 23 जून 1757, वांडीवास 22 जनवरी 1760 और बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत? अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस तरह से मिलाने वाला भी क्वेश्चन बीपीएससी में, टीआरई में भी कई बार पूछा गया है। वांडीवास का युद्ध याद हो गया, पलासी और बक्सर के बीच में वांडीवास। पवाव पवाव पवाब आपको याद रखना है, पहले पलासी फिर वांडीवास, उसके बाद हो गया बक्सर। ठीक है, 1760 याद हो जाएगा। फ्रांसीसियों क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ आपको पूछा गया है, तो याद रखना है
वांडीवास में फ्रांसीसियों को अंग्रेजों ने हरा दिया। वांडीवास की लड़ाई 1760 ईस्वी में, जो कि तमिलनाडु में है, सर आयरकूट के नेतृत्व में लड़ा गया था। नोट किया जाए, सर आयरकूट के नेतृत्व में वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश सेना ने काउंट डी लैली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को निर्णायक रूप से हरा दिया। यानी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या कि वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व आयरकूट के नेतृत्व में लड़ा गया ब्रिटिश सेना ने, और फ्रांसीसी की तरफ से काउंट डी लैली, लैली जिसको बोलते हैं क्या, तो लैली आपको याद रखना लेली था, इसीलिए तो फ्रांसीसी हार गया और उसका वांडीवास कर दिया। बिल्कुल याद हो गया हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इसे भी एंजॉय किए होंगे और बेहतरीन तरीके से आपको याद हो गया होगा। जीएस पॉइंटर बुक पर हम लोग आते हैं। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब, आंख बंद करो और थोड़ा सा सोचो, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? आंख बंद करके, आंख बंद। बक्सर की लड़ाई के समय अगर बंगाल का नवाब बात करें तो मीर जाफर हो गया। बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता, देखिए निर्णायक सैन्य सफलता की बात करें, यानी जब प्रारंभ की बात ना हो, सैन्य सफलता कहां, तो पलासी का युद्ध नहीं, बक्सर का युद्ध ध्यान में रखना। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्राप्त हुआ, दीवानी प्रदान की थी किसने, तो शाह आलम द्वितीय ने दीवानी प्रदान किया। 1765 याद हो गया क्या? 1765 सोच के देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान करने वाला था शाह आलम द्वितीय, ठीक है। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गया, वो था रॉबर्ट क्लाइव। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दिया। वो डेट पूछा गया है तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान नियुक्त कर दिया गया। किसको? तो हम बोले थे मोहम्मद रजा खान। आपका सही जवाब हो जाएगा। 1765 में दीवानी प्रदान करने के बाद अगर हम पर्वतीय जनजाति की बात करें तो पर्वत पर जाकर आप खांसिए, देखिए कैसा आवाज आता है। 18वें शतक यानी शताब्दी में भारत में लड़े गए युद्धों का सही क्रम तो सबसे पहले पलासी, फिर वांडीवास और फिर बक्सर की लड़ाई। पहला 1757, दूसरा बोलिए 1760, तीसरा बोलिए 1764। याद हो गया होगा। वांडीवास का युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया। अब फ्रेंच का जो नेतृत्व करता था लैली, क्या तो लेली, बिल्कुल आपको याद रखना है। हो गया, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये फिर से एमसीक्यूज है और कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब हमारा 5 से 7 क्वेश्चन बचा हुआ है, उसके बाद आज का खत्म हो जाएगा। ये टॉपिक छोटा सा था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे प्रश्न को हमने यहाँ पर कवर करा दिया। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध पक्ष का सही युग्म है? बक्सर की लड़ाई, मीर जाफर। नहीं, गलत बात। देखिए जो सही है वो है वांडीवास का युद्ध, जिसमें फ्रांसीसी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुआ। सही जो हमको दिखता है वो हमने देख लिया। बक्सर का युद्ध आप सभी जानते हैं 1764 में मीर कासिम के साथ हुआ था, जहां पर शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का संयुक्त सेना ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ लड़ा था, है ना।
यहां पर आपको मीर कासिम का नाम याद रखना है, जाफर के विरुद्ध नो कि केवल जाफर याद रखना है। अगर आपको याद रखना है कि ये चलिया वाला युद्ध की बात अगर होगा, आंग सिख द्वितीय का दौरान लॉर्ड गफ के नेतृत्व में यह लड़ा गया था और ये सिख सेना के बीच लड़ा हुआ था। उस समय डलहौजी इसके नेतृत्व का ये तत्कालिक जनरल गवर्नर हुआ करता था। खुर्दा के युद्ध की बात करें तो 1795 ईस्वी में निजाम हैदराबाद और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया था और ये मुगल के विरुद्ध नहीं था, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए, भारत में ब्रिटिश विस्तार के विरुद्ध सबसे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला सैन्य और राजनीतिक प्रतिरोध किस शक्ति ने किया, यह पूछा गया है। ब्रिटिश साम्राज्य का जब विस्तार होता है तो उसके विरुद्ध सबसे मजबूत तरीके से लंबे समय तक सैन्य और राजनीतिक प्रतिरोध किसने किया था? तो ध्यान रखना है कि वो था मराठा साम्राज्य। क्या हो जाएगा? मराठा इंपायर, बिल्कुल याद रखना है। 1775 से 1818 तक की अवधि में तीन प्रकार के अंग मराठा युद्ध लड़ा गया, ठीक है ना, ध्यान में रखना है। और ये सभी अंग्रेजों के खिलाफ थे और लंबे समय तक चलने वाला ये युद्ध था। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो तीन अंग मराठा युद्ध हुआ है वो याद रख लीजिए। प्रथम 1775 से 82 तक, फिर 1803 से 1805 तक, फिर 1817 से 1818 तक, ये तीनों अंग मराठा युद्ध था। मराठाओं ने सबसे लंबे समय तक यहां संगठित रूप से प्रतिरोध किया, ठीक है। अगर हम लोग मैसूर राज्य के युद्ध की बात करें तो आंग मैसूर युद्ध के रूप में हम लोग देखते हैं और कुल मिलाकर 4 आंग मैसूर युद्ध हुआ था और इसकी अवधि 1767 से 1799 तक। अगर प्रथम की बात करें तो 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84 तक और फिर 1790 से 1792 तक, बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। और चौथा था 1799 में और यही था अवधि आपको पूछा जाता है। इसमें हैदर अली और टीपू सुल्तान के नेतृत्व में कड़ा प्रतिरोध किया गया था ब्रिटिशों का। सिख साम्राज्य के द्वारा आंग सिख युद्ध लड़ा गया, 2 युद्ध उसके अंतर्गत हुआ था, 1845 और 1849 याद रखना आप सभी को। प्रथम 45-46 में और द्वितीय 48 और 49 में। रंजीत सिंह ने इनमें बहुत ही तेज प्रतिरोध जाहिर किया था, याद रखना है। तो ओवरऑल कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं रह रहा है। बक्सर का युद्ध मुख्य रूप से किसके बीच लड़ा गया था? बक्सर की युद्ध याद हो गया होगा आपको, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा। बक्सर की लड़ाई अक्सर याद रखना है मीर कासिम, उसके सहयोगी और ईस्ट इंडिया कंपनी, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका ये सही, ठीक है ना। सिराजुद्दौला का कंफ्यूजन नहीं होगा, वो पलासी के नवाब हुआ करते थे और पलासी की लड़ाई के लिए सिराजुद्दौला। और अगर हम लोग बक्सर की बात करें तो मीर कासिम। अलीवर्दी खान का निधन 1756 ईस्वी में हुआ था और वो इस युद्ध में शामिल नहीं था, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। वांडीवास याद हो गया होगा, किसके किसके बीच में था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स के बीच में। बी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह युद्ध 7 साल के युद्ध जो कि 1756 से 63 तक चला था, भारतीय अंग और दक्षिण भारत में ब्रिटिश और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेना के बीच लड़ा गया था, याद हो गया होगा। चिलिया वाला युद्ध 1849 किसके बीच लड़ा गया था? ध्यान में रखना है, आपका सही जवाब हो जाएगा ब्रिटिशर्स में लॉर्ड डलहौजी के अधीन और ये सिख के बीच लड़ा गया युद्ध था, है ना, जिसको द्वितीय आंग सिख युद्ध कहा जाता है। इसकी अवधि 1848 से 49 था, इस दौरान लड़ा गया था। अफगानों के साथ प्रथम आंग युद्ध हुआ था, ये द्वितीय था। प्रथम पूछ लेता है कभी कभी, ये अफगानों के साथ लड़ा गया था, 1839 से 42 में हुआ था। मराठा और मैसूर के युद्ध में आपको ध्यान रखना है 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में लड़ा गया था।
एक और क्वेश्चन पूछा गया, खुर्दा का युद्ध जो कि 1795 में किसके बीच लड़ा गया, ये पूछा जाता है। ध्यान में रखना है, खुर्दा का युद्ध खुर्दा निजाम हैदराबाद और मराठा के बीच लड़ा गया था। बिल्कुल आपको याद रह जाएगा। भारत में ब्रिटिश विस्तार के विरुद्ध सबसे मजबूत और लंबे समय तक चलने वाला प्रतिरोध हम बता दिए मराठा साम्राज्य का, बता दिए ना अभी, मराठा का सबसे लंबा साम्राज्य। यह है हमारा वन लाइनर, जहां पर बक्सर का युद्ध मीर कासिम, बॉन्डिपास फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलिया का युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख का था, खुर्दा में हम लोग मराठा और निजाम के विरुद्ध था, और भारत में अंग्रेजी का सर्वाधिक विरोध करने वाला राज्य मराठा साम्राज्य था। बिल्कुल आपका ये मुगल यानी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से किसका किसका मुकाबला हुआ, यही आज हम देख रहे थे। हो गया ये टॉपिक पूरा था, एक दिन में एक क्लास। कुल मिलाकर हमारे पास 57 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 57 टॉपिक है, जिसको हमने अरेंज किया है, आप सभी को पता है, 3 बुक का निचोड़ बेहतरीन तरीके से, और आपको मजा आ जाएगा। क्रमबद्ध तरीके से अगर व्यापक रूप से आप पढ़ेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके जाएंगे, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिले। मिलते हैं अगले कल के क्लास में। याद रखिएगा टाइम यही 7 बजे। आपको डेली राज एजुकेशन चैनल पर 7 बजे नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप शेड्यूल का टाइम देख लेंगे, थोड़ी बहुत अगर चेंज होती है तो आप इंतजार कर लेंगे, और हमारे साथ इसी तरह उत्साह और उमंग के साथ लाइव बने रहेंगे। मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तीसरा टॉपिक होगा। इस तरह से लगातार हम 57 दिन में 57 टॉपिक को कवर करेंगे। आप हमारे साथ भागीदार बने।